अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी और बहुत एहतियात के साथ गुजरी होगी। अल्लाह पाक आप तमाम अफराद की जो कुर्बानियाँ आपने की उनको कबूल फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा बेटा, जहाँ तक हमने ईद से कबल टॉपिक पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 11 तक, उसमें हमने पढ़ा था 3/3 का डिटर्मिनेंट। जब हमने उसमें एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीखी थी कि x, a, b, p, q किस तरीके से हम एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे कबल मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा चुका हूँ क्रैमर्स रूल का, जब उसका ऑर्डर होता था 2/2। आज हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्रैमर्स रूल के ही, लेकिन ऑर्डर क्या होगा बेटा 3/3। और आप सब ये जानते हैं कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3/3 हो तो वहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं a11 माइनस a12 और a13। हम वहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई कर लेते हैं बेटा, a11 माइनस का a12 और a13, ये हमारी क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। लास्ट टाइम जो हमने क्रैमर्स रूल का पोर्शन देखा था उसमें दो वेरिएबल थे x और y। आज एक और वेरिएबल है z। तो सबसे पहले तो आए इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बेटा फॉर्मूला होता है dx/d। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला होता है dy/d। अगर z की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या होगा भाई, dz/d। dx से क्या मुराद है, dy से क्या मुराद है, dz से क्या मुराद है, ये मैं आपको पिछले क्रैमर्स रूल के टॉपिक में बहुत तफसीली तौर पे पढ़ा चुका हूँ कि जब भी कभी हम dx की बात करेंगे तो उसका मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम dy की बात करेंगे तो उसका मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम z की बात करेंगे dz तो होगा डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर हम तरतीब बना लें तीनों फार्मूला के मुताबिक, तो तीनों फार्मूला में एक चीज़ कॉमन है d। एक मरतबा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे d आ जाएगा, दूसरी मरतबा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे dx का, तीसरी मरतबा फाइंड करेंगे dy का, चौथी मरतबा फाइंड करेंगे किसका, dz का डिटर्मिनेंट। जब dx, dy और dz आ जाएंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब d कैसे सॉल्व करते हैं आप ये सब जानते हैं। हम dx की बात करते हैं। dx का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये आपको ड्यूरिंग सॉल्यूशन नहीं लिखना होगा, मैं मिटा दूंगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। dx का होगा c1 c2 c3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएंगे कांस्टेंट्स। अच्छा, मैं फार्मूलाज के चक्कर में बल्कि ऐसा करते हैं आपको नहीं डालते ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि यार सर फार्मूला में क्या करेंगे, किस तरीके से होगा। आइए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। जब dx करेंगे ना dx, तो dx में x वाली टर्म की जगह पर आएंगे कांस्टेंट। क्या आएंगे, कांस्टेंट। y की जगह पर y रहेगा, z की जगह पर z रहेगा। जब हम dy की बात करेंगे तो dy में x की जगह पर x रहेगा, z की जगह पर z रहेगा, y की जगह पर आएंगे कांस्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब हम dz की बात करेंगे तो dz में x की जगह पर x होगा, y की जगह पर y होगा और z की जगह पर क्या आएंगे, कांस्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट्स कौन सी हैं, कांस्टेंट्स वो तमाम टर्म्स होती हैं जो इज इक्वल टू के बाद होती हैं। जो इज इक्वल टू के क्या है बेटा, बाद में है। इसका मतलब जब हम dx सॉल्व करेंगे तो पहली कॉलम में आएगा 830, ठीक है, ये वाले कांस्टेंट आएंगे 830। जब हम dy सॉल्व करेंगे तो बीच वाली पोजीशन y वाली पोजीशन पर आएगा 830। जब हम z सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाली पोजीशन पर क्या आ जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा 830। इसका मतलब ये हुआ कि सर हर सवाल में हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। नहीं बेटा, ऐसा हर किसी सवाल में 830, यहाँ 0 है इसलिए 830 आ रहा है। तो देखते हैं सवाल किस अंदाज में सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर है 1, ये है 2 और ये क्या है 1, तो ये आ गया 1 2 और 1। फिर है 2 -1 और 1, जहाँ कुछ नहीं होता बेटे वहाँ पर 1 मौजूद होता है, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का। फिर 1 1 और -1, 1 1 और -1। इन सब के साथ मौजूद हैं वेरिएबल x y z। फिर सब के बीच में लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू के बाद है 8 3 और 0, ठीक है ना भाई।
और जो भी हमारे पास मैट्रिक्स इसका dx सॉल्व कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है a11 a12 a13। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, चाहें तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख लें, चाहें तो बोर्ड एग्ज़ाम में ना लिखें, क्योंकि ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार यही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। a11 का मतलब होता है बेटा पहली रो पहला कॉलम, ये आप सब जानते हैं। यहाँ फिर से हूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 1, फिर है 2 -1 और 1, फिर है 1 1 और -1 1 1 और -1। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि a11 फाइंड करना हो तो a11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, यानी पहली रो भी हट जाएगी पहला कॉलम भी हट जाएगा, बचेगा -1 1 1 -1। तो पहले सैंपल बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर इसके बराबर में आ जाएगा सैंपल, फिर लिखेंगे बीच वाले का साइन चेंज करेंगे 2 और फिर प्लस का 1। जैसे हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे पहले, वैसे ही काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 1 1 को छोड़ देंगे तो बचेगा -1 1 1 -1। तो ये आ गया बेटा -1 1 1 और -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर बचा 2 1 1 -1। ये आ गया भाई 2 1 1 -1। अब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। जब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 -1 1। तो यह आ गया बेटा 2 1 -1 और हमारे पास आ गया 1। और ये सारी भी टर्म्स क्या मौजूद हैं 1। और फिर जब ऐसा काम हो जाता है तो सबके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे बेटा हम AD माइनस का BC, जो कि हम पहले भी करते रहे हैं। तो आइए लेट्स हैव अ लुक। D की जगह पर D रहेगा, 1 की जगह पर 1 रहेगा, अंदर हो जाएगा AD माइनस BC। AD का मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, BC का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय क्लोज। फिर ये वाला -2, इसके साथ भी AD माइनस BC, AD BC। AD का मतलब है 2 -1, BC का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 1, फिर इसके साथ भी AD माइनस BC, AD BC, AD माइनस BC। फिर अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो बेटा D की जगह पर D रहेगा, 1 की जगह पर 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा, -2 की जगह पर -2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 -1 जा -2 और -1। फिर उसके बाद प्लस का 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1 1 -1 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल 0, ये आ गया 0। फिर -2 और -1, पहले ये वाला -2 और यहाँ पर आ गया -3, फिर प्लस का 1 और अंदर आ गया 3। 0 की कोई हैसियत नहीं होती, माइनस माइनस प्लस, 2 3 दा 6 1 3 दा 3। तो हमारे पास जो D का आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया है 9 आ गया है। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स में बार बार बता चुका हूँ, मैट्रिक्स का क्या नाम होता है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम एक मरतबा चेक भी कर लेते हैं कि भाई कैमरे की रेंज में बोर्ड इतना नीचे तक आ रहा है, डन आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमने जो 4 मरतबा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था उसमें से एक मरतबा सॉल्व कर लिया। किसका डिटर्मिनेंट आ गया, ये आया है बेटा डिटर्मिनेंट D, यानी जो सिंपल मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई है 9। अब हमें करना है dx dy और dz। तो आइए dx बनाते हैं। मैंने बताया dx में x की जगह पर कांस्टेंट आएंगे और वो है 830, तो यानी x की जगह पर आ गया 830, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं वैसे की वैसे रहेंगे, 2 -1 1 1 1 -1, 2 -1 1 और 1 1 और -1, ये ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर क्या आ गया, ये कांस्टेंट, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले लिखेंगे dx
फिर लिखेंगे हम 8 और एक सैंपल बनाएंगे, फिर हम सेंट्रल वाले का साइन चेंज करेंगे, एक और सैंपल बनाएंगे, फिर हम लास्ट वाला नंबर लिखेंगे और हमने एक और सैंपल बना लिया। अब पहली रो और पहला कॉलम छोड़कर बचेगा -1 1 1 और -1। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको पता है पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 3 0 1 और -1। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर बचेगा 3 0 -1 और 1। एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अपनी बात को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहली रो पहला कॉलम छोड़ा 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 3 0 1 -1 3 0 1 -1। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 3 0 -1 और 1 3 0 -1 और 1। और फिर इसके बाद क्या करते हैं AD माइनस BC, सिंपल जैसा आप करते आए हैं। आइए भाई AD माइनस BC करें, AD माइनस BC फिर -2। आइए AD माइनस BC करें, AD का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, BC का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, उसके बाद है +1, या गया +1। फिर आए करते हैं AD माइनस BC 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हो गया हमारा AD माइनस BC। dx की जगह पर बेटा dx लिखेंगे, 8 की जगह पर 8 लिखेंगे, अंदर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 फिर -2, फिर अंदर क्या आएगा भाई 3 -1 का -3 और -0, 0 की कोई हैसियत नहीं होती, फिर आएगा +1 और ये हो गया भाई 3 - 0 या 3 + 0, ठीक है। dx की जगह पर dx 1 - 1 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो हमारे पास dx का आंसर आ गया 9। सर ये क्या बात हुई, d का आंसर भी 9 आया, dx का आंसर भी 9 आया। भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज़ एक जैसी आ जाएं, दो क्या 3-4 वैल्यूज़ भी एक जैसी आ सकती है। तो सर इसके बराबर में लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ओरिजिनल मेथड पे लिख चुके हैं, नॉन सिंगुलर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे dy, ठीक है ना। और जब हम dy बनाएंगे बेटा तो dy में y की जगह पर आएगा कांस्टेंट, यानी बीच वाली पोजीशन पर। हमेशा याद रखिएगा पहली पोजीशन x की होती है, दूसरी पोजीशन y की होती है और तीसरी पोजीशन किसकी होती है, z की होती है। पहली पोजीशन हमेशा x की होगी, दूसरी पोजीशन हमेशा y की होगी और तीसरी पोजीशन हमेशा किसकी होगी, z की होगी। तो y की जगह पर 8 3 0 आ गया, बाकी दोनों चीज़ें ऐसे रहेंगी 1 2 1 1 1 -1 ऐसे ही रहेगा भाई, आ जाएगा 1 2 1 और 1 1 माइनस का 1। और इसके साथ भी आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो dy की जगह पर dy रहेगा, सबसे पहले आएगा 1, एक सैंपल बनेगा, फिर आएगा माइनस का 8, एक और सैंपल बनेगा और फिर आएगा बेटा प्लस का 1 और आपके पास एक और सैंपल बनेगा। पहली रो पहला कॉलम छोड़कर क्या बचेगा, 3 0 1 -1। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 2 1 1 -1। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 2 1 3 और 0। और इसके ऊपर भी फिर आप क्या करेंगे बेटा, AD माइनस BC ही की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो dy का आंसर निकल आएगा। जहाँ तक मुझे याद है dy का आंसर 18 आएगा, dz का आंसर 27 आएगा। हम करके देख लेते हैं कि भाई मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है कि नहीं है, मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही है कि नहीं। dy की जगह पर dy, 1 की जगह पर 1 और AD माइनस BC। देखो भाई AD माइनस BC का मतलब 3 -1 और 1 0, AD माइनस BC हो गया, फिर -8, इसके साथ भी AD माइनस BC। AD माइनस BC का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर ये वाला प्लस का 1। AD माइनस BC 2 0 3 1 भाई, 2 0 और 3 1, ठीक है। dy की जगह पर dy, 1 की जगह पर 1, अंदर आया 3 - 1 = -3, ठीक है ना भाई।
और 1 zeros are 0, ठीक है। -8 की जगह पर -8, 2 - 1 are -2 और -1, फिर प्लस का 1, 2 zeros are 0 और 3 1s are 3। dy की जगह पर dy 1 को -3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 3 -8 इंटू -3 और +1 इंटू -3, ठीक है। आइए जी dy ये हो जाएगा बेटा -3 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 प्लस माइनस -1 3 3, 24 - 3 21, 21 - 3 18। इसका मतलब मुझे बिल्कुल दुरुस्त याद है कि इसका आंसर 18 आ रहा है। और ये जो x y z की वैल्यू आएगी, x आएगा 1, y आएगा 2 और z क्या आएगा 3। मुझे अच्छे से याद आ गया कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई भाई। अब क्या रह गया, d आ गया हमारे पास, ये रहा d, dx फाइंड कर लिया हमने, dy फाइंड कर लिया हमने। अब क्या फाइंड करना रह गया बेटा, dz। तो हम लिख रहे हैं नाउ dz और z की जगह पर क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स। तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों ने ये खुद से ट्राई करके देखना है कि आप लोगों से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आगे सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो को क्या कर लेना है, पॉज करना और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर इसको क्या तरतीब बनती है। हम बात कर रहे हैं डी जेड की। सबसे पहले आएगा 1, फिर हम इसको एक सैम्पल बनाएंगे 2/2 का, फिर आएगा -2 और फिर उसके बाद आएगा प्लस का 8 और उसके लिए भी हम सैम्पल बना लेंगे। पहली रॉ और पहला कॉलम छोड़कर बचेगा -1 1 3 और 0। पहली रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 2 1 3 0 2 1 3 0। पहली रॉ तीसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 2 1 -1 1 2 1 -1 और 1। और फिर हम क्या करेंगे, इस पर AD माइनस BC कर लेंगे। जब हम इसका AD माइनस BC करेंगे तो ये बनेगा बेटा 1, और AD का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर ये वाला -2 और फिर AD का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर प्लस का 8 और फिर प्लस के 8 के बाद AD माइनस BC का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बेटा यहाँ से आपका DZ का आंसर आ जाएगा 27। अब ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ठीक है, 3 मैंने सॉल्व करवा दिए। 4 मरतबा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, 1 मरतबा D का, दूसरी मरतबा DX का, तीसरी मरतबा DY का, चौथा DZ का। मैंने 3 पूरे करवा के चौथा भी तकरीबन स्टेप पूरा करके छोड़ दिया कि सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है बेटा, इसमें फार्मूलाज अप्लाई करने, और फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से आगे का काम किया जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या लिखेंगे हम, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए हम ये जानते हैं बेटा, x बराबर होता है dx अपॉन डी के, y बराबर होता है dy अपॉन डी के, और z बराबर होता है dz अपॉन डी के। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। dx की वैल्यू आप देखेंगे आपके पास 9 है, d की वैल्यू आप देखेंगे आपके पास 9 है, या आ गया 9 अपॉन 9, कैंसिलेशन हो जाएगी, बचेगा 1, यानी कि x का आंसर आया 1। सही है भाई। उसके बाद dy का मतलब है dy की वैल्यू 18, d की वैल्यू वही है 9,
9 वन ज़ा 9 टू ज़ार कैंसिल कराएंगे 2 आ जाएगा, इसका मतलब y का आंसर आया 2। फिर dz का मतलब अभी मैंने आपको बताया dz कितना आएगा 27 आ जाएगा, तो 27 लिखेंगे, d की जगह पर वही 9 आएगा जो कि सवाल में आया है। 9 वन ज़ा 9 थ्री ज़ार, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई है, और हमें ये x y और z ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे तो लास्ट में हम इसका बनाएंगे क्या बेटा, सॉल्यूशन सेट के x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, z की वैल्यू क्या आई है 3 आ गई है। ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक 3/3 का क्रैमर्स रूल कंप्लीट। और मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ बोर्ड पे, जो कि आप लोगों ने घर से करने होंगे ताकि आपको काम करने में आसानी भी हो और आप प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी मौजूद हों। अच्छा जी, मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ बेटा, वो आप लोगों ने घर से सॉल्व करने होंगे। पहला सवाल है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज़ इक्वल्स टू 4, और है x प्लस 10y माइनस 3z इज़ इक्वल्स टू 10, और ये है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू -6। ठीक है, और जो आपका लास्ट और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से। टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड -1 इज़ इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y माइनस 3z -1 इज़ इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 4z -5 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है 3 वाला, इसमें आपने करना क्या है, एक्स वाई जेड को यहीं छोड़ना है। ये -1 वहाँ जाएगा +1, ये -1 वहाँ जाएगा +1, ये -1 वहाँ जाएगा +1, तो आपका ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बेटा 3/3 का क्रैमर्स रूल सिखा दिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 3/3 का एडजॉइंट डिस्कस करूँगा। जैसे 2/2 के एडजॉइंट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम ए और डी की पोजीशन चेंज कर देते हैं, बी और सी के साइन चेंज करते हैं। तो 3/3 में ऐसा नहीं है, एक डिटेल्ड एक पोर्शन है, 1.5 पेज का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों के बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन बोर्ड में डायरेक्टली काम नहीं करना, बोर्ड में पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा ये आप लोगों के सामने पूरा बोर्ड है, आप चाहें तो इसकी तस्वीर क्लिक कर लें, वीडियो पॉज करके पूरा लेक्चर नोट डाउन कर लें। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था कि 3/3 का क्रैमर्स रूल होगा, तो हम dx, dy, dz और d की मदद से x व z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसी टॉपिक के मज़ीद, इसी चैप्टर के मज़ीद टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।